नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 11वां 17 दिवसीय चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव 2025 के धार्मिक आयोजन की प्रचार सामग्री का जतोई दरबार नगीनाबाग में आराध्य देव झूलेलाल मूर्ति के समक्ष प्रचार सामग्री का विमोचन स्वामी दादूराम दरबार साहिब ट्रस्ट के सेवादार भाई फतन दास ने पूजा अर्चना कर करवाया। अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि इस 11वें पखवाड़ा महोत्सव में शहर की सभी पंचायतें, सामाजिक संगठनों, सिंधी विद्यालयों, व्यापारिक व धार्मिक संगठनों के सहयोग से शुक्रवार 21 मार्च से 6 अप्रैल तक 39 संस्थाएं मिलकर 51 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि आज भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात आराध्य देव झूलेलाल की विशाल मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना की गई। इस वर्ष प्रचार सामग्री का डिजिटल प्रचार भी किया जा रहा है, जिससे देश विदेश में रहने वाले समाज बंधु व सनातन धर्म प्रेमियों को कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मिल सके। अजमेर के कई परिवार देश विदेश में रह रहे हैं जो इस समय अजमेर धार्मिक आयोजनों में जुड़ते हैं। वे सभी कार्यक्रमों का सोशल मीडिया के जरिए लाइव प्रसारण भी देखते हैं। आज विमोचन कार्यक्रम में संरक्षक गिरधर तेजवानी, कोषाध्यक्ष लाल नाथानी, प्रकाश जेठरा, जीडी वंडानी, राहुल टारवानी, मनोज बंबानी, जीडी वृंदानी, प्रेम केवल रमानी, सीताराम बच्चानी, महेश जामनानी, राम बालवानी, पुरुषोत्तम तेजवानी, नानक गजवानी, लक्ष्मण लख्यानी, एच के टेकचंदानी, आसनदास पारवानी, प्रकाश कुमार हासानी, नरेश मोटवानी, रुक्मणी वतवानी, भारती दरवानी, अमृता कौर सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, 17 दिवसीय चेटीचंड का पखवाड़े का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। परसों उसका विमोचन का कार्यक्रम था। जिस जगह से इस पूरे कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है, ये जतोई दरबार नगीनाबाग के अंदर एक विशाल मूर्ति लगी हुई है, यहीं से इसका प्रारंभ किया जाता है और यहीं पे आज विमोचन का कार्यक्रम दादूराम दरबार में यहाँ पर किया गया। ये कार्यक्रम विमोचन के कार्यक्रम के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। टोटल यहाँ पर जो संस्थाएं हैं वो 34 संस्थाएं कुल मिलाकर 51 कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करने जा रही है। उस कार्यक्रम का टोटल यहाँ पे विमोचन का कार्यक्रम रह गया। परसों से लेके लगातार 6 तारीख तक लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। उन कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा, कौन उसका संयोजक होगा, कौन सी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, इस कार्यक्रम की क्या किस तरह के कार्यक्रम होंगे? हर तरीके के कार्यक्रम है। खेलकूद का भी कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम भी है, छींच का भी कार्यक्रम है, व्यंजन जो खान पान का भी कार्यक्रम है, नृत्य का भी है, लाडा का भी है, सिंधु रत्न सम्मान का भी कार्यक्रम है। अलग अलग जो कार्यक्रम है, जो विभिन्न तरीके से जो हम लोग सिंध से हमारे पूर्वज आए थे, उनका पूर्वज वहाँ से आने के बाद यहाँ पर जो परंपरा लेकर आए, उन परंपरा को नई पीढ़ी उसको निर्वहन कर रही है। जो 5 प्रतिभाओं को सम्मान किया जाता है वह स्थानीय यहाँ के जो शिक्षाविद हैं, संगीतकार हैं, समाज सेवी हैं, उनके नाम से किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है दादा जम्मटवल टिनवाणी साहब, जिन्होंने आदर्श विद्यालय को स्थापित करने में बहुत सराहनीय सेवाएं दी। ऐसे ही बाबू हरिसुंदर हैं, जिन्होंने सुधार सभा व अन्य शिक्षण संस्थाओं सबका स्थापना की और सिंध से लेकर यहाँ तक स्थापित करने में पूरे तन मन धन से सहकार दिया। ऐसे हरिसुंदर जी के नाम से सम्मान समारोह होगा। साथ ही हमारे आदर्श कन्या महाविद्यालय जो राजस्थान में एकमात्र सिंधी महाविद्यालय अजमेर में स्थापित हुआ था, उसकी प्राचार्य रही सुंदरी केवल रमानी का भी सम्मान में नाम जोड़ा गया, उनके नाम से भी सम्मान दिया जाएगा। ऐसे ही स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर की ओर से बोल रहा हूँ आपसे, और आज समूह 18 जो हमारा धौलाबाटा में स्थित है, वहाँ मन्ना हवेली धौलाबाटा रोड पर एक हमने होली मिलन का आयोजन किया है। होली का धमाल और श्याम बाबा का फागोत्सव, ये बड़ा आयोजन हमारे समूह द्वारा किया गया है, जिसमें संस्था के सचिव वित्त श्री गुप्ता जी वो यहाँ के मुख्य अतिथि बने हैं हमारे साथ, और हमारे 6 समूह के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक तरह से ये पूरे अजमेर का सीनियर सिटीजन का आयोजन रहने वाला है। इसमें हम लोगों ने शुरुआत तो ईश वंदना और श्याम बाबा की पूजा से, अर्चना से शुरू करी, और उसके बाद 2-3 भजन श्याम बाबा की सेवा में गाए, और उसके बाद जन्मदिन, और जो हमारे 2 मार्च को जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्पोर्ट्स हुए थे, उसके जो सम्मानित हमारे प्रतिभागी थे हमारे समूह के,
उनका भी हमने सम्मान यहाँ पे किया, जो बहुत बड़ी बात अचीवमेंट रही। उन लोगों को भी प्रशंसा हुई और हमारे सारे समूह के लोग भी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अजमेर में सबसे ज़्यादा मेडल हमारे समूह ने ही अर्जित किए हैं, या धौलाभाटा क्षेत्र ने। ये एक बड़ा बधाई का विषय रहा। अभी हम लोग स्किट कर रहे हैं और स्किट के बाद हम लोग फागोत्सव मनाएंगे, जहाँ पे फूलों की होली खेलेंगे और कृष्ण राधा पधारे हुए हैं, उनका मनोरंजक नृत्य होगा, भावपूर्ण नृत्य होगा। उसमें हमारे समूह के सभी सदस्य आनंद लेने वाले हैं। मैं कृष्ण कुमार गौड़, सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर का महासचिव और समूह 18 का प्रभारी। ये थाना पुष्कर में एक नाबालिग बालिका के अपहरण की एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिस पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले तो नाबालिग को दस्तयाब किया और उसके बाद नाबालिग के जो बयानों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि नाबालिग ने अपने बयानों में बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, दूसरे ने उसका सहयोग किया, तो दोनों को ही दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है और अनुसंधान जारी है। जिन लोगों को हमने इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया, एक का नाम रेहान है और दूसरे का नाम इमरान है। अभी तक जो अनुसंधान में सामने आया है, वो लड़की जो है उसके फादर जो पिताजी थे, उनके पास मोबाइल था। उस मोबाइल के जरिए वो सोशल मीडिया से उस लड़के से, एक लड़के से उसका कनेक्शन, जुड़ाव, जो भी मुलाकात है वो हुई थी। कहाँ गए थे सर ये इन्होंने अजमेर शहर की तरफ आना बताया है। उन्होंने घटना स्थल बताया अजमेर शहर का, जहाँ पर कि उसकी दुष्कर्म होना बताया। घटना स्थल का भी हमने बारीकी से निरीक्षण किया, एफएसएल वगैरह की टीम भी बुलाई गई है और वहाँ सर इसमें जो विजयनगर में जो प्रकरण हुआ था, उसको देखते हुए इसमें सेम सिमिलरिटी नज़र नहीं आ रही ब्लैकमेल जैसी कोई? नहीं, अभी तक इसमें अनुसंधान में कोई ब्लैकमेल संबंधी कोई बात सामने नहीं आई है लड़की की तरफ से बयानों में, ना ही लड़की के परिजनों की तरफ से बयानों में कोई इस तरह की बात की गई है कि भाई लड़की को कोई ब्लैकमेल किया गया। जो साथी है वो कौन है? वो उस लड़के का ही मित्र है। जो एक लड़का, जो 2 गिरफ्तार किए, दोनों आपस में जानकार हैं एक दूसरे के और दोनों साथ ही उस लड़की को अपने ले गए थे। जो रेप करने वाला कौन है? रेप करने वाला रेहान है और इमरान उसका सहयोगी है। भाई साहब, किस तरीके की घटना हुई है और आप लोगों की क्या मांग है? आज जेएलएन के अंदर सुबह जिस प्रकार से हमारे समाज के बंधु और हमारी जो महिला है उनके साथ अव्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उनको धक्का मुक्की दी, बुजुर्ग महिला को गिरा दिया, उनकी हड्डियों में चोट आ गई, ये समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम प्रशासन से और कलेक्टर से भी, सबसे हमारे वासुदेव देवनानी जो आज विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम मांग करेंगे कि इस जेएलएन का हालात सुधारा जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अनियमितता है। लाइन में जो लगता है उसको तो अंदर नहीं जाने देते, जो लाइन में नहीं लगता है उसको अंदर जाने देते हैं। इस बात को लेकर आज हमारे ब्राह्मण समाज के बंधुओं के साथ में और महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है वो समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम आज यहाँ पर कोतवाली के अंदर एफआईआर लॉन्च कराने आए हैं। हमारी एफआईआर लॉन्च हो गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे हम। जो मुलजिम वहाँ पे है, जो भी है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरा नाम अशोक मुदगल, वार्ड पार्षद 69। जी भाई साहब, किस तरीके की वारदात हुई थी और आप लोगों की क्या मांग है? देखिए सर, वारदात राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जो हमारे कोषाध्यक्ष है मुकुल जोशी,
इनकी माताजी आज वहाँ विक्टोरिया में हड्डीवाड़ में दिखाने के लिए गए थे। उनके साथ में इनकी पुत्री भी थी और वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर के चैम्बर के बाहर जो लाइन से खड़े थे तो वहाँ जो गार्ड रहता है उस गार्ड ने क्या है, जो लोग मिलने वाले हैं उनको अंदर जाने दे रहा है और बाकी को जो इन लोगों को जो है लाइन से खड़े हैं उनको अंदर जाने में दिक्कत दे रहा था। और जब इनकी माताजी ने उनको बोला तो गार्ड ने जो है माताजी के साथ अभद्रता करी थी। उसके बाद में मुकुल जोशी को बुलाया गया। मुकुल जोशी आकर के वहाँ पर उनको समझाइश करी गार्डों को, तो वो माने नहीं और उसके बाद में 2-3 गार्ड आकर के इसको एकांत में ले जा कर के, जहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं उधर ले जा कर के 3-4 गार्डों ने इसके साथ मारपीट करी। फिर उसके बाद में वहाँ जो चौकी है जेएलएन चौकी, उसमें गया। वहाँ जाने के बाद में भी जो है जेएलएन चौकी वाले में वहाँ कोई जो मैडम थी महिला कांस्टेबल, उसने भी जो है इसके 2-3 थप्पड़ मार दी थी। तो ये अभद्रता हुई है दोनों के साथ में। अब हम ये चाह रहे हैं जो मुजरिम है उन मुजरिमों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि जो आज महिलाओं के साथ में जो ये चीज़ें हो रही है विक्टोरिया में लो, आप कहीं भी जगह लो, तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। और मेरा नाम पंडित बाबूलाल शर्मा, राजराजेश्वर महादेव मंदिर, कोतवाली, अजमेर। आज प्रातःकालीन 9 बजे मेरे माताजी जेएलएन हॉस्पिटल गए थे पीएनआर वार्ड के अंदर दिखाने के लिए। वहाँ पे गार्ड लोग जो हैं अन्यत्र जो लोग आ रहे हैं उनको ले जा रहे हैं और लाइन वालों को धक्का मुक्की कर रहे हैं, रोक रहे थे। मेरे माताजी ने मुझे कॉल करके बुलाया, मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची थी। मैंने उनको समझाया कि आप पीछे से क्यों लेके जा रहे हो, सब लाइन में खड़े हुए हैं। इतने में उन्होंने मेरी माताजी से गाली गलौज करी, मेरे माताजी को गिराया। जब हमने उसका विरोध किया तो 4-5 गार्ड ने मिल करके मुझे बाहर जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं वहाँ पे मारपीट करी हमारे साथ। और जब मैं थाने चौकी पहुँचा तो थाने जाने के बाद में थाने वालों ने बिना कोई सुनवाई के मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारपीट करी। और आज हम कोतवाली थाने आए हैं। साहब ने यहाँ पर थानाधिकारी महोदय साहब ने आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे? हमारी मांग है सर, जो अपराधी है उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। महिलाओं के साथ ऐसी घटना आमतर बढ़ती जा रही है। हर बार देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उन पे अत्याचार बहुत हो रहा है। उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त हमारी सब ब्राह्मणों की एक निवेदन है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम मुकुल जोशी। आया था वो, आते उसने गाली गलौज चालू कर दी, कहा सुनी हुई। और उसने झगड़ा करके उसने कुछ चाकू वाकू या कत्ती थी, उसके बाद 4-5 जने भी थे। उन्होंने कुछ झगड़ा कुछ नहीं, कोई छोटी में कहा सुनी हुई थी। आया था, आते कुछ बोलने से पहले उसने चालू हो गया। और पहचान तो पुराना जानता था, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो 4-5 साल से तो नहीं जानता, अभी तो कुछ नहीं है। आपके साथ ये मेरे साथ में पास में ही रहता, मेरे दुकान के पास में ही दुकान है। बीच बचाव में किसी के लगी है, ईलू नाम है उसका। क्या बीच बचाव कर रहे थे आप? आपका नाम? मुकेश गोयल। आपके कहाँ तक हो गए? हाथ में आई है सर, कट लगा पूरा। ठीक है। श्री शाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14वां फाग उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 5100 किलो फूलों की होली खेली जा रही है और सभी क्षेत्रवासी, सभी अजमेरवासी यहाँ पधारे हैं और राहुल रंगीला व पिंकी गहलोत द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। यह आयोजन पूनमचंद मारोटिया महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजन किया गया है। जय श्री शाम।
बाकी था और आज का ये नगर निगम सीमा के अंदर हमारी प्रतिष्ठान बना हुआ है, तो इसका जो नगर निगम के अंदर जो टैक्स बनता है वो देना ही था, क्योंकि हमें पता नहीं पड़ा, पेपर में तो हमें ध्यान नहीं रहा, ध्यान दिया नहीं हमने। इन्होंने नोटिस तो भेजा था पर हमको जमा कराना था, अभी मार्च बाकी है, अभी अकस्मात ये आ गए, कोई बात नहीं, आ गए तो हमने चेक बना के दे दिया, देना ही था। और भी व्यापारियों को किस तरीके से मैसेज देना चाहोगे? अब व्यापारियों को तो देखो टैक्स तो देना ही चाहिए कायदे से, जिसके ऊपर इतनी इनकी जो सीमा के अंदर आता है कि भाई 300 गज या 300 गज से ऊपर जो भी है टैक्स बनता है वो देना चाहिए सबको। टैक्स नहीं देंगे काम कैसे चलेगा इनका भी। आपका किस चीज़ का शोरूम है वैसे? अपने जावा SD मोटरसाइकिल का शोरूम है। आपका नाम? रामा अवतार शर्मा। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, 10-11 दिन बचे हैं, तो कार्रवाई भी तेज़ है। नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी व्यावसायिक संपत्तियां हैं जो निर्मित क्षेत्रफल जिनका 100 वर्ग गज से अधिक है, उनको हमने नवीन करारोपण किया, उनको बराबर हमने नोटिस दिए जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 130 है उसके तहत। उसी क्रम के अंदर 27 फरवरी के नोटिस हमने इन संपत्ति धारकों को दिए हुए थे जो जावा शोरूम है इसमें। तो इन्होंने 68,000 का इन पे जो नगरीय विकास कर था वो बकाया था, तो जब इन्होंने जमा नहीं करवाया तो आज हमारी टीम यहाँ सीजिंग के लिए पहुँची, पर संपत्ति जो मालिक हैं वो बाहर गए हुए थे, तो जो शोरूम मालिक है उन्होंने अपने बिहाफ पे 68,000 का चेक दिया है, वो हमने प्राप्त कर लिया है। तो सीजिंग की कार्रवाई तो नहीं की है, पर नगरीय विकास कर जमा हो गया है। हाँ, और मेरी शहरवासियों से यही अपील है कि नगरीय विकास कर का टाइम पे अगर वो जमा करवाएंगे तो शहर के विकास में उनका बहुत योगदान होगा। धन्यवाद। भाई कैसे जो व्यापारी कैसे संपर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑफिस में आए या किसी से संपर्क कर सकते हैं? देखिए, नगर निगम के अंदर नगरीय विकास कर शाखा है, रूम नंबर 112 में, उसमें हमारी RIs हैं, मेरी पूरी टीम है, मैं हूँ, ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। हमने नोटिस दिए हुए हैं, अगर उनमें कोई समस्या है, क्षेत्रफल संबंधित समस्या है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, वो आकर संपर्क करें। तो उनकी जो उनको लग रहा है कि हमारा टैक्स गलत कर दिया गया है या गलत तरीके से करारोपित किया गया है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, और कैश पे और हमारे ऑफिस रूम नंबर 112 में हम टैक्स जमा कर ही रहे हैं। इवन हम तो शहरवासियों के लिए सैटरडे संडे भी ऑफिस खोल कर बैठे हैं, तो जिनकी भी टैक्स की अगर बकाया है तो उसको समय पे अदा करें, यही मेरी शहरवासियों से अपील है। बाकी है और अब तक कितना? देखिए, अभी हमने जो ये वित्तीय वर्ष है इसके अंदर अब तक हम 6 करोड़ 12 लाख, जो पिछली बार का जो अचीवमेंट था उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी हमने 6 करोड़ 22 लाख के लगभग हमने टैक्स जमा कर लिया है, और अभी भी हमारे पास 50-60 लाख की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनका टैक्स अभी तक हमने नोटिस दिए हुए हैं और अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराया है, तो उन पे कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। तो जो है 31 मार्च तक का समय है, और 31 मार्च तक राज्य सरकार की तरफ से जो शास्ती है उसमें 100% छूट दी गई है। 31 मार्च के बाद जो शास्ती है, मतलब जो ब्याज है, वो भी लगेगा। तो मेरी शहरवासियों से यही अपील है कि 31 मार्च से पहले टैक्स जमा कराएंगे तो उनको एक बहुत बड़ी छूट भी नगरीय विकास कर में मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल उसको वापस से कर दिया गया था, फिलहाल उसे यहाँ पर। हाँ, बताइए मैम आज क्या कार्रवाई करेगी? वित्तीय वर्ष अपने समाप्ति की ओर है, यूडी टैक्स के टारगेट्स अचीव करने हैं। अभी तक हम 6 करोड़ 12 लाख जो लास्ट ईयर का टारगेट था उसे हमने क्रॉस कर लिया है, और इसी क्रम के अंदर हमने आज 27 प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया था जिनको अगले 3-4 दिन के अंदर सीज किया जाना है। तो हमने आज जो ये IOCL का पेट्रोल पंप है जो पंकज जैन नरेंद्र कुमार जी के नाम है, इस पे 1,69,989 की डिमांड थी, जिसके चलते आज हमने यहाँ पे सीजिंग की कुर्की की कार्रवाई के लिए आए थे। पर जो पेट्रोल पंप के मालिक थे उन्होंने चेक दे दिया है, तो वो चेक हमने रिसीव कर लिया है, और अभी जयपुर रोड पे एक कार्रवाई और है, उसके लिए हम जा ही रहे हैं। जयपुर रोड पे कहाँ पे करोगे? एक जावा का शोरूम है वहाँ पे, कोई जावा मोटरसाइकिल का, वो हम उसको दिखा रहे हैं, बानो बेगम के नाम से है। 68,903 का अमाउंट उस पर बकाया है, वो हम देखने जा रहे हैं। फिलहाल इन्होंने चेक दे दिया मैडम? हाँ, इन्होंने प्रॉपर्टी धारक को, हमने 2022 से इनके संपर्क में थे, 2022 में दिए, 23 में, 24 में हमने इनको नोटिस दिए, पर इनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया था। तो बार बार संपर्क करने के बाद हमने इनको 130 का नोटिस दिया, जिसके एवज में भी इन्होंने ना तो पैसा जमा कराया, ना कोई इन्होंने लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की। तो हमने आज इनको सीजिंग की कार्रवाई की, इन्होंने मौके पर हमको चेक दे दिया है, चेक हमने रिसीव कर लिया है मेरी टीम ने, और अभी हमने कार्रवाई को अभी सीजिंग की कार्रवाई ड्रॉप कर लिया। हर व्यापारी को जमा कराना होता है,
तो इतना लंबा अमाउंट क्या कारण है? कुछ इनको कोई कंफ्यूजन था कि जमा क्यों नहीं करा रहे हैं लोग? हाँ, देखिए हम तो बराबर इसके बारे में अपनी जागरूकता रखते ही हैं। यूडी टैक्स बार बार भी आप लोगों के साथ भी हैं और हम पेपर में भी देते हैं। हम अपनी ड्राइव भी चलाते हैं इसके लिए। 100 गज से बड़ी कॉमर्शियल संपत्ति जिसमें हम निर्मित क्षेत्रफल की बात करते हैं और 300 वर्ग गज से बड़ी जो आवास की संपत्ति है उसके ऊपर यूडी टैक्स लागू होता है। और व्यापारियों द्वारा इस समय हमने नए सर्वे करे हैं और हम टैक्स लगातार जमा करवाई रहे हैं। आपका परिचय दें। मैं नीलू गुजर, राजस्व अधिकारी नगर निगम अजमेर। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए नीलू होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें स्वामी न्यूज़।